गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में 9वें चैप्टर निर्भय बनो का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने, जिनका जन्म सन 1921 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1977 ईस्वी सन में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक जो है उन्होंने अपने इस उपन्यास में यही बात जो है वह समझाई है। निर्भयता, उनमें निर्भयता दिखाई। जो हमारे इसके अंश के सभी पात्र जो है वह कौन है, नवयुवक है, और उसमें निर्भयता दिखाई गई है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का भी प्रयत्न जो है वह इस हमारे पाठ में किया जाता है। यानी कि सभी को निर्भय जो है वह बनना चाहिए। यह गुण हमें बचपन से ही जो है वह सिखाने चाहिए। इस बात पर लेखक ने यहाँ पर जोर दिया है। प्रियोदा, प्रियव्रत राय, प्रियोदा का पूरा नाम है प्रियव्रत राय, मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर यानी कि शिक्षक उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना यानी कि किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह हर रविवार सुबह ही सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है। कोई छात्र या शिक्षक कभी बीमार हो तो वह पूरी उसकी सेवा और देखभाल करता है। इसके लिए उसने एक क्लब बनाया है और प्रियोदा ही उस क्लब का प्रमुख है। सब जो है वह इस प्रियोदा की इज्जत करते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया।
इस क्लब के जो सदस्य है रोबी और कालू, वो दोनों भी प्रियोदा के इसी क्लब के सदस्य हैं और उन्होंने अब मनमोहन को भी अपने इस दल में शामिल कर लिया है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर यानी के रेती वाला नदी का पट पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमारी की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। हर शनिवार को परमान के उस पार नदी के पट में जो रेती वाला पट होता है उसमें प्रियोदा के दल के सभी सदस्य जो है वो स्कूल में छुट्टी होने के बाद इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर वो खेलते हैं, गाना बजाते हैं, गाने बजाने का कार्यक्रम करते हैं और इसके साथ साथ ही प्रियोदा जो है वह दुनिया भर की खबरें जो है वो सभी को सुनाते हैं और साथ ही अगले दिन रविवार को वो लोग क्या करने वाले हैं, उनका प्रोग्राम क्या है, इस बारे में भी वह उसी वक्त जो है वह तय करते हैं कि उनका सदस्य जो है, उनका दल जो है, उनकी जो टीम है, उनका कौन सा सदस्य जो है वो कौन से मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाएगा और कौन सा सदस्य जो है वो बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए जाएगा। यह सारी बात जो है वो लोग शनिवार के शाम को ही जो है मिलकर तय कर लेते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना यानी मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। उस दिन मनमोहन जो नया व्यक्ति था जिसे कालू जो है वह इस दल में शामिल करना चाहता था, इसलिए वह प्रियोदा से उनका परिचय करवाते हुए कहते हैं कि यह मोना जो है वह मनमोहन का पेट नेम है यानी कि छोटा नाम है। तो कहते हैं कि ये खूब तेज यानी कि काफ़ी होशियार लड़का है और हमारे इस क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। सिर से पैर तक देखना यानी कि अच्छी तरह से देखना। और फिर उनसे पूछा कि भारतवर्ष के किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए मनमोहन ने कहा कि महात्मा गांधी। इसके बाद मनमोहन से प्रियोदा ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। तो मनमोहन जो है वह पहले तो एकदम से चुप हो जाता है और फिर उत्तर देते हुए कहता है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, सभी जो है वह हंसने लगते हैं, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो प्रियोदा जो है वह अभी ही गंभीर थे और आगे कहते हैं मनमोहन से कि क्या तुम बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तो मनमोहन जो है वह उत्तर देते हुए कहता है कि सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजे से पीड़ित हो तो हैजा यानी कि कोलेरा। तो मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। तो उन्हें शाबाशी देते हुए जो प्रियोदा है वह उनसे कहते हैं कि जिस रोगी की तुम्हें देखभाल करनी है यदि वो हैजे से पीड़ित हुआ तो इस बात पर मनमोहन क्या होता है, चुप हो जाता है क्योंकि उसे इस बीमारी के नाम से ही डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। तो आगे प्रश्न करते हुए प्रियोदा कहते हैं कि गाना जानते हो? तो कहता है कि हाँ जानता हूँ, लेकिन तैरना जानते हो पूछने पर कहता है कि जी नहीं। इस पर प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक जो उनका एक सदस्य था उनसे कहते हैं कि मोना तैरना नहीं जानता। तो वह उत्तर देता है, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा।
सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। तो सभी हंसते हैं। सूर्यनारायण जो पढ़ने में कमजोर है लेकिन वो काफ़ी ही तंदुरुस्त है और काफ़ी मजबूत है। वो प्रतिदिन अपनी एक्सरसाइज के तौर पर दंड बैठक करता है। सभी साथी उन्हें सूरज पहलवान के नाम से पुकारते हैं। और इन दल के जो सदस्य हैं उन्हें तैरना सिखाने का काम जो है वही यह सूरज ही करता है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जा यानी कि शर्माना, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। उस दिन सभी क्लब के सदस्य जो है वह मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं। पहले तो जो है मनमोहन नहीं मना करता है, लेकिन जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो वह अपना गला साफ करते हुए गीत की शुरुआत करते हैं कि राम रहीम को जुदा न करो भाई, अपने दिल को सच्चा रखो जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। मनमोहन का गीत सुनने पर प्रियोदा कहते हैं कि तुम्हारा स्वर जो है वह काफ़ी मीठा है, तुम्हारा गला काफ़ी मीठा है। और कहते हैं कि कालू से कि तुम प्रभात फेरी वाले जो गीत है दोनों वो इसे सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगे। पखेरे मतलब के पंख वाले पक्षी। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पंक्ति यानी कतार में। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। तन्मय होकर मतलब कि मग्न होकर। भोला गरीबक दिन पहिया हरब भोला गरीबक दिन। तो सूरज यहाँ पर लेखक ने शाम के सूर्यास्त का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नदी की रेत पर सूरज की लाली जो है वह उतर आती है और परमान की धारा जो है वो डूबते हुए सूरज के अंतिम किरणों में झिलमिलाती है। पक्षी जो है वह अपना दल बनाकर अपने वन की ओर, अपने घोंसले की ओर लौटने लगते हैं और प्रियोदा के दल के सभी सदस्य भी एक कतार में होकर वह वहाँ से लौट रहे थे। और पुल के पास एक गाड़ीवान जो है वह मग्न होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दिन पहिया हरप भोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उसी सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पनिया पिबेत काल लोटा लेलक छिन। उस गाड़ीवान का गीत सुनने के साथ ही सूरज जो है वह भी उसके सुर में सुर मिलाकर गाना जो है वह आगे शुरू करता है। नृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है। लाचारी ठट्ठा है। बालोचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर झटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल यानी कि व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमेले अंधकार में एक अर्दली मुन्नुमी, अर्दली यानी कि अधिकारी का नौकर आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चुड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हजूर। बालूचर की उस पार से बंदूक के फायर करने की किसी ने फायर की, उसका आवाज़ आई और एक पक्षी जो है वह नदी के किनारे पर यानी कि नदी की रेत वाले पट में छटपटाकर नीचे गिर जाता है। उसके जोड़े का जो पक्षी होता है साथ में वह व्याकुल होकर बहुत देर तक वहाँ रोता रहता है। जो अंधकार था, सूर्यास्त होने के कारण जो अंधकार हो गया था उसमें
उस अधिकारी का एक आदमी है वह दौड़कर आता है और मरी हुई चिड़िया को पकड़कर चिल्लाता है कि हुजूर मिल गई। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। तो खचड़ा मतलब कि मूर्ख। इब्राहिम कहता है कि यह तो डिप्टी साहब का नौकर है और साला बिल्कुल मूर्ख है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। हॉल्ट यानी कि रुको। प्रियोदा जो है वह कहते हैं कि रुको। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। अब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि यह जो प्रियोदा का दल है उसका एक नियम है कि कोई भी सदस्य जो दल का है वह किसी भी प्रकार का अपशब्द या गाली जो है वह मुंह से नहीं निकालेगा। इसलिए इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हो जैसे ही एहसास हुआ उसने अपना सिर झुकाकर प्रियोदा और साथ में सभी क्लब के सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ न रहेंगे। फिर से उन्होंने कहा। तो बात यह है कि साले ने इतना कहकर जब बोलता है इब्राहिम तो सभी हंसने लगते हैं, लेकिन प्रियोदा जो है वह गंभीर होकर इब्राहिम से कहता है कि यह तुम्हारी 8वीं गलती है। अब अगर तुम आगे गलती करोगे और तुम्हारी गलती 10 तक हो गई तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तो इब्राहिम कहता है कि सरकारी अफसर जो है होते हैं उन्हें गाली देने में भला क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। तो प्रियोदा है जो उनका उत्तर देते हुए कहता है कि तुम्हारा मुंह खराब होगा, तुम गाली दोगे तो, लेकिन उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इब्राहिम जो है वह कहता है, लेकिन वो जब गाली देते हैं और वो ही क्या, कई सारे और लोग जो होते हैं वो भी गालियाँ बोलते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, वह महीन बातें देरी से बूझता है, यानी कि समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स माने के नियम को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म। अब प्रियोदा से उनका दल का कोई और सदस्य जो है वह कहता है कि प्रियोदा आप रहने दीजिए, आप इब्राहिम को नहीं समझा पाएंगे, ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देरी से समझता है, इसे मैं ही समझा देता हूँ। और कहते हैं कि देखो भाई इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर बनकर रहना है तो इसके नियम को मानना होगा। इस क्लब का नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत करते समय भी खराब शब्द नहीं बोलेगा। बस इतना तो तुम जानते हो, यहाँ पर बात खत्म होती है। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल तुझे पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा। तो कालू जो है वह मनमोहन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें डर लगेगा, तो मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। लेकिन प्रियोदा कहते हैं कि क्या मोना डरता है, मैं उसे घर पहुंचा दूंगा, तू अपने घर चला जा। कालू रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों के चीरफाड़ होती थी, यानी कि पोस्टमार्टम होता था, यह पोस्टमार्टम हाउस था। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं।
संतालिया यानी कि एक आदिवासी जाति। तो संतालियों की तरह झुंड बांधकर क्यों डरने लगा। रास्ते में पहले तो प्रियोदा बिल्कुल चुप रहते हैं और एक सुनसान जगह पर जाकर रुक जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के वृक्ष थे और बहुत दूर तक मैदान और खंडर ही थे। और पास के एक उजड़े हुए मकान को दिखाकर प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि यह जो घर है उसमें कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, क्योंकि यह जो है वो पहले पोस्टमार्टम हाउस था और इसी कारण लोगों को यह डर है कि इसके आसपास जो है, इस पेड़ों के आसपास भूत पिशाच जो है वो किलकल करते हैं। और मैदान में प्रेतनिया जो है वो आदिवासी जिस तरह झुंड बांधकर नाचते हैं वैसे ही प्रेतनिया इस मैदान में नाचती है। क्यों डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। तो प्रियोदा जो है वो मनमोहन से कहते हैं कि क्या तुम डरने लगे, क्या तुम अकेले यहाँ आ सकते हो? तो इसका जवाब में मनमोहन कहता है कि जी नहीं, मैं अकेला यहाँ नहीं आ सकता। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत का क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीम अन्ना। तो प्रियोदा हंसे और बोले, देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी भी तंग नहीं करता जो 10 काम करता है। और कहते हैं कि पहले मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी बहुत डरता था, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी ने समझाया कि जो व्यक्ति 10 का काम करने वाला होता है वो तो खुद एक भूत होता है, तो भला भूत उसका क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। तो चलो अब शुरू हो जाओ, जो तुमने पहले जो सुबह गाना गाया था वह गाने। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। और इसी तरह जो है वह प्रियोदा मनमोहन के मन से जो डर था उसे निकालते हैं, उनका डर जो है वह दूर करते हैं। और आगे मनमोहन जो है वह गाना गाता है। तो यहीं पर हमारा ये जो 9वां चैप्टर था निर्भय बनो, यह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।